घर नॉर्मली एक ऐसी जगह जहां पर इंसान सुकून ढूंढता है, जहां पर हम अपनों के साथ हंसी मजाक करते हैं, थक कर लौटने के बाद चैन की सांस लेते हैं। लेकिन कभी कभी एक घर सिर्फ घर नहीं होता, कभी कभी दीवारों के पीछे कुछ और भी होता है, कुछ ऐसा जिसे हम तो नहीं देख सकते लेकिन शायद वो चीज हमें देख रही होती है। आज की कहानी की शुरुआत भी एक ऐसी ही जगह से होती है। एक घर, बिल्कुल आम सा, ना कोई उतरा हुआ रंग, ना कोई पुरानी बिल्डिंग, ना कोई पुरानी बैक स्टोरी, ना कोई पुरानी विरासत। बस एक नॉर्मल सी बिल्डिंग, एक नॉर्मल सी गली और एक नॉर्मल सा परिवार जो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा होता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि कब एक नया घर एक नया नाइटमेयर बन जाए। ये बात लगभग 7-8 साल पुरानी है, जब अखिलेश, जिसने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है, वो एक स्कूल में पढ़ता था जो कि सिर्फ 10th क्लास तक था। स्टार्टिंग में स्कूल में सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके टीचर्स के बीच में सैलरी को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। हमेशा इस बात को लेकर के डिबेट चलती रहती कि मेरी सैलरी कम है और दूसरे टीचर की सैलरी ज्यादा है, और अक्सर इस बात पे स्टाफ रूम में टेंशन बनी रहती थी। इस स्कूल का माहौल खराब होते होते इतना ज्यादा खराब हो गया था कि अखिलेश के पेरेंट्स को लगने लगा था कि अब ये स्कूल पढ़ाई के लायक नहीं है, और फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अखिलेश का स्कूल चेंज करवा दिया जाएगा। इस टाइम उनकी मासी ने उनकी मदद की, क्योंकि उनके बच्चे एक अलग स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने अखिलेश का एडमिशन भी उसी स्कूल में करवा दिया। अखिलेश ने सोचा कि अब इस नए स्कूल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही स्टडी फ्रेंडली था। अब स्कूल चेंज होने के कुछ ही समय के बाद अभिषेक के पेरेंट्स ने एक नया घर रेंट पर ले लिया था, क्योंकि पुराने वाला घर इनके स्कूल से काफी ज्यादा दूर पड़ता था। घर देखने में एकदम ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना था। ओनर ने सिर्फ इतनी सी बात बताई थी कि इस घर को पहले मंदिर में काम करने वाले कुछ लोगों ने रेंट पर ले रखा था, और फिर उन लोगों ने शिफ्ट करने का डिसाइड किया तो ये घर खाली हो गया। अखिलेश को बचपन से ही एक अलग से तरह की सेंसिटिविटी थी। कभी कभी उसे ऐसी चीजें महसूस हो जाती थी जो शायद आम लोगों को कभी भी नजर नहीं आती थी। इसीलिए इस घर को देखने के बाद उसके मन में हल्का सा डाउट आया, और उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसे वहां पर बहुत ही नेगेटिविटी फील हो रही है और वहां से बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आई। लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स घर ढूंढने में ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके थे, तो उसने इस चीज को इग्नोर किया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। घर में शिफ्ट होने से पहले इस घर की सफाई करवाई गई। सफाई के दौरान कुछ टूटी हुई मूर्तियां, कुछ धागे और पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कुछ रैंडम सामान मिला, जो कि घर वालों ने बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकलवा दिया। अब यहां पर शिफ्ट करना तो इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान रहा, लेकिन यहां पर रहना इन लोगों के लिए इतना ज्यादा मुश्किल होने वाला था कि ये सोच भी नहीं सकते थे। इन लोगों का घर ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर कोई और परिवार रहता था। अभी इन्हें यहां पर शिफ्ट हुए कुछ दिन हुए ही थे कि रात 12 बजे के बाद अखिलेश और उसकी फैमिली एक अजीब सा पैटर्न नोटिस करने लगे। जब सारा एरिया शांत होता तो ऊपर वाले घर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती। कभी ऐसे लगता कि कोई ढोल धीरे धीरे बज रहा हो, एक रिदमिक धमधम की आवाज। कभी ऐसे सुर सुनाई देते जैसे कोई पूजा पाठ या फिर मंत्र उच्चारण कर रहा हो, जैसे किसी प्रक्रिया में लगा हो। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा शोर आने लगता था, लेकिन समझ में फिर भी कुछ नहीं आता था। पहले इन लोगों को लगा कि शायद ऊपर वाले रात में पूजा पाठ करते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ये आवाजें हर रात को एक ही समय पे आती थी और फिर अचानक से बंद भी हो जाती थी। एक दिन इन लोगों ने ऊपर जाके डायरेक्ट पूछ ही लिया कि रात में आप लोग कुछ पूजा पाठ वगैरह करते हो, तो उन लोगों ने बहुत ही नॉर्मल टोन में कहा कि हमारे यहाँ तो 10 बजे से पहले ही सब लोग सो जाते हैं, तो रात में जागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए कि रोज रात को इन्हें ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ मंत्र सुनाई देते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर वाले 10 बजे से पहले ही सो जाते हो। पर अखिलेश की फैमिली जानती थी कि जो आवाजें उन्होंने सुनी थी वो कोई सपना या इमेजिनेशन नहीं थी। वो आवाजें रोज आती थी, एक ही समय पर आती थी और फिर बिना वजह के रुक भी जाती थी। अब धीरे धीरे इस घर में रहने के बाद उसकी फैमिली को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो अकेले नहीं है जो इस घर में रह रहे हैं। उन्हें एक औरत की प्रेजेंस, 2 छोटे बच्चों की हलचल और कभी कभी एक आदमी की परछाई दिखाई देती थी। इस घर में रहने वाले हर एक इंसान को यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब सा और भारी सा लगने लगा था।
ये सारी चीजें बिना दिखे बस इन्हें महसूस होती थी और इस घर का माहौल बहुत अजीब सा और भारी सा रहने लगा था। साथ ही में एक और चीज थी जो बहुत ज्यादा अजीब थी कि नॉर्मली इन पूरे परिवार की डाइट बहुत ही ज्यादा कम थी, या फिर कहूं कि ये एक नॉर्मल डाइट लेते थे। लेकिन इस घर में आने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती थी और लगभग इन्हें ऐसा लगता रहता था कि जैसे पेट भर ही नहीं रहा है। अब इसी के साथ साथ ये पूरा परिवार बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था। कभी वॉमिटिंग, कभी फीवर, कभी लूज मोशंस। बीमार रहना इस पूरे परिवार का एक रूटीन सा बन गया था, लेकिन इन्हें यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि यह सब कुछ इसी घर में शिफ्ट होने के बाद क्यों शुरू हुआ है। अब अखिलेश और उसका भाई जब सुबह सुबह स्कूल जाते थे तो उन्होंने एक और अजीब सी चीज नोटिस करना शुरू किया। इनके पड़ोस में एक लेडी रहती थी जो कि रोज सुबह सुबह बाहर एक पौधा लगाती थी, और जब तक ये लोग स्कूल से वापस आते थे तो उस पौधे में पूरे के पूरे फूल लग चुके होते थे, या फिर वो एक बड़ा प्लांट बन चुका होता था। ये चेंज बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल था और अजीब था, लेकिन इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। थोड़े ही दिनों में इनके घर में पानी की दिक्कत भी शुरू हो गई थी। ओनर कहने के लिए तो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी पानी की सप्लाई चालू ही नहीं हो रही थी और हर दिन इन लोगों को पड़ोसियों से पानी मांगना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब ये लोग पड़ोसियों के घर से पानी लेने के लिए गए हुए थे तो बातों बातों में पड़ोसियों के मुंह से एक बात निकली कि यहां पर तो कोई रुकता ही नहीं है, आप पहले लोग हो जो इतने समय तक यहां पर रुक गए। उसके बाद जब अखिलेश के फादर ने उन लोगों से और बात करी तो हकीकत सामने निकल करके आई जो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। उन्होंने कहा कि इस घर में एक फैमिली रहती थी, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे। ये लोगों के इलीगली वीजा लगवा करके उन्हें दूसरी कंट्रीज में भेजा करते थे। जब पुलिस को यह बात पता लगी तो इन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और ऑब्वियसली इन लोगों के कोई सोर्सेस थे तो उन्हें पता लग गया था कि पुलिस इन्हें अरेस्ट करने आने वाली है। इस पूरी फैमिली के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचा था, ना तो ये भाग सकते थे और ना ही कंट्री छोड़ करके जा सकते थे। इसके बाद उस फैमिली ने उसी घर के अंदर सुसाइड कर ली थी जिसमें अब ये लोग रहते थे। पहले उन पेरेंट्स ने अपने दोनों बच्चों को मारा और फिर उन दोनों ने इसी घर के अंदर फांसी लगा ली थी। ये बात सुनकर के अखिलेश के फादर बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जिस घर में उनके बच्चे रह रहे हैं, उनका पूरा परिवार रह रहा है, उसका इतना भयानक पास्ट होने के बावजूद इस घर के ओनर ने उन्हें बताया क्यों नहीं। तब से उन पड़ोसियों का कहना था कि उस फैमिली की आत्मा इस घर में भटक रही है और जो कोई भी इस घर में आता है वो ज्यादा टाइम नहीं रह पाता। मंदिर में काम करने वाले लोग भी जैसे तैसे कुछ समय तक यहां पर टिके और फिर उन्होंने भी इस घर को खाली कर दिया। रात में वो दोनों बच्चे अखिलेश और उसके भाई को डराने आते थे, कभी हंसते थे, कभी उनके बेड के पास खड़े हुए मिलते थे। जब अखिलेश के मम्मी पापा रात में सो रहे होते थे और कभी उनकी अचानक से रात में नींद खुल जाती थी तो उस औरत की आत्मा उन्हें अपने कमरे में महसूस होती थी और कुछ बहुत ही हैवी प्रेजेंस फील होता था। बहुत बार वॉशरूम जाते हुए इन लोगों को उस आदमी की आत्मा भी वहां पर दिखाई दी है और वहां पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फील होती थी। अखिलेश की फैमिली इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रही थी, लेकिन उसके फादर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इस घर में कोई भूत प्रेत या आत्मा है। बेसिकली वो बहुत बड़े बिलीवर नहीं थे। बहुत दिन तक इन लोगों के घर में टेंशन और लड़ाई झगड़े चलते रहे और फिर फाइनली ये लोग अपने फादर को कन्विंस करने में कामयाब हुए कि उन्हें यह घर छोड़ देना चाहिए। जिस दिन ये लोग इस घर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे उस दिन इस घर की सारी दीवारों में एक अजीब सी सफेद लकीरें उभरने लगी, जैसे घर की दीवारें अंदर से टूट रही हों। इस फैमिली ने इसके बाद एक नया घर रेंट कर लिया था और ये सब लोग उस घर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन यहां पर भी इन लोगों से एक गलती हो गई। अखिलेश के रूम का मिरर पुराने घर में रह गया था और फिर इसके बाद उसका भाई पुराने घर में जाकर के वो मिरर ले आया था और उसे अपने घर के किसी कमरे में लगा दिया था। इसके बाद इन लोगों के नए घर में भी अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हुई। वहां पर इन लोगों को बहुत हैवी प्रेजेंस महसूस होने लगी और फिर धीरे धीरे थोड़े समय के बाद इन लोगों को समझ में आया कि इसका रीजन वो मिरर है जो ये पुराने घर से उठा करके ले आए थे। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उस मिरर के साथ साथ कुछ ऐसा भी था जो इस घर में आ गया है और उसी के बाद इन लोगों को बहुत नेगेटिविटी और भारी प्रेजेंस फील हो रही है। इन लोगों की मासी ने इस चीज का एक ही सॉल्यूशन बताया कि इस मिरर को उठा करके इस घर से बाहर फेंक दो तो हो सकता है सब चीजें वापस से ठीक हो जाए। इन लोगों ने मासी के कहे मुताबिक ऐसा ही किया। वो मिरर उठाया और उसे उठा करके इन लोगों ने नाली में फेंक दिया और उसके बाद से हकीकत में इन लोगों के घर में चीजें सुधरने लगी।
कभी कभी हमें लगता है कि डर सिर्फ रात के अंधेरे में होता है, लेकिन हकीकत में डर किसी ऐसी जगह पर होता है जहां पर सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी हम नॉर्मल चीजें महसूस नहीं कर पाते। खैर, जिंदगी तो आगे बढ़ी जाती है। घर बदलने से हवा बदल जाती है, वहां के लोग बदल जाते हैं और कभी कभी वो साए भी वहीं पर पीछे छूट जाते हैं। शायद ऐसा ही हुआ इस फैमिली के साथ। जो कुछ भी इन लोगों ने उस घर में एक्सपीरियंस किया, शायद वो उसी जगह का हिस्सा था, और जब इन लोगों ने वो घर छोड़ दिया तो वो कहानी वहीं पर रुक गई। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर हम इंसान रहते तो हैं, लेकिन शायद उन जगहों का मालिक कोई और होता है, और उन जगहों की कहानियां कभी भी पूरी नहीं होती। तो ये थी आज की पहली कहानी दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं, और ये किस्सा उन्हीं के गांव के पास ही के एक और गांव का है। ये कहानी है उसी गांव में रहने वाली एक औरत शांति देवी की, जो अपने पति और अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति का नाम था मुकेश और उसके बच्चों का नाम था अनिल, सुनील और रोहिणी। उस गांव में आए दिन किसी न किसी की आकस्मिक तरीके से मौत होती रहती थी, लेकिन सब इस चीज को इग्नोर करते थे। इतनी सारी मौतें होने के बावजूद भी सबको ये कोइंसिडेंस लग रहा था, और किसी को भी अभी तक ये चीज कुछ अनयूजुअल नहीं लगी थी। अब शांति के बगल में ही उनके पड़ोसी रहते थे, जिनकी एक छोटी सी बच्ची थी, जो कि घर के बाहर हमेशा अकेली या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते वो लड़की अपने घर के बगल में चली गई, जो कि शांति का ही घर था। वो वहां के आंगन में जा पहुंची और वो वहां पर खेल ही रही थी कि उसकी नजर एक कमरे के अंदर पड़ी। अब इस कमरे का दरवाजा तो बंद था, लेकिन वहां पर एक खिड़की लगी हुई थी, जो कि उस समय खुली हुई थी। उस खिड़की से अंदर देखने पर उस बच्ची ने कुछ ऐसा देखा कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब कुछ हकीकत में हो रहा है। अंदर कमरे में शांति बिना कपड़ों के एकदम निर्वस्त्र अवस्था में बैठी हुई थी, और उसके बगल में एक 3 साल के बच्चे का शव पड़ा हुआ था। वो बच्चा इसी गांव का था और उसकी मृत्यु आज से 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन सवाल यह था कि वो शांति के कमरे में क्या कर रहा था। शांति उसके ऊपर सिंदूर, चावल और कुछ और सामग्री फेंक रही थी, और वहां बैठे हुए कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, और फिर वो बिना आवाज किए वहां से भाग गई। जब वो बच्ची लौट करके घर पे आई तो वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और सिर्फ रो रही थी। उसके पूरी फैमिली वाले उससे पूछने लगे कि क्या हुआ, उसे किसी ने मारा है क्या, या फिर क्या बात हुई है, लेकिन उस बच्ची के मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वो बच्ची नॉर्मल हुई तो फिर से उसके पेरेंट्स ने पूछा कि वहां पर क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रो रही थी। तो फिर उसने जो सारी बात अपने घर वालों को बताई, वो सुनकर उसके घर वाले भी भौचक्के के रह गए। उस छोटी सी बच्ची ने डरते डरते अपने घर वालों को सारी बात बताई कि उसने शांति देवी को किस हाल में देखा, और फिर उस छोटे से बच्चे के शव के बारे में भी बताया। उसके पापा ने यह बात अपने दोस्तों से की, और फिर धीरे धीरे यह खबर इस गांव में आग की तरह फैल गई। यहां पर भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह शांति देवी के घर जाकर के बिना सबूत के उससे कुछ पूछ ले, और एक छोटी सी बच्ची के खेलते हुए कुछ देखने को कोई भी सबूत नहीं मान सकता था। इसके बाद इस गांव वालों ने शांति देवी के ऊपर निगरानी रखनी चालू की, और फिर बहुत से लोग ऐसे निकल करके सामने आए जिन्हें ऑलरेडी शांति देवी पर शक था कि उसी की वजह से ये गांव में मौतें हो रही हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक उस औरत की निगरानी चलती रही, और फिर काफी दिनों तक कोशिश करने के बाद आखिरकार दिवाली से 1 दिन पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ साफ साफ बयां कर दिया। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि दिवाली से 1 दिन पहले या फिर उसके आसपास के दिनों में तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं और काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इनफैक्ट लोग मरण क्रिया भी दिवाली के आसपास के दिनों में ही करवाते हैं। ऐसे ही दिवाली से 1 दिन पहले गांव के बाहर के एरिया में कुछ लड़के खड़े हुए थे, जब उन्होंने एक औरत को गांव से बाहर जाते हुए देखा, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि शांति देवी थी। इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये कहां जा रही है, और फिर काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद ये लोग गांव के बाहर वाले शमशान घाट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये सब लोग एक झाड़ी के पीछे छिप गए, और वहां बैठ करके ये लोग देखने लगे कि आखिर शांति देवी क्या कर रही है। शांति देवी वहां पर काफी देर तक खड़ी रही, और फिर कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर एक आदमी आया जिसके हाथ में काफी सारा सामान था, जो कि एक पूजा सामग्री जैसा लग रहा था। इसके बाद इन दोनों ने उस सामान को वहां पर साइड में रखा और शमशान घाट के अंदर एक गड्ढा खोदने लगे।
जिस जगह पर ये लोग गड्ढा खोद रहे थे वहां पर 2 दिन पहले एक छोटे से बच्चे को दफनाया गया था। इन लोगों ने उस बच्चे को बाहर निकाला और उसे पानी से नहलाकर उस पर कुमकुम या फिर बाकी सारी सामग्री लगाने लगे। इसके बाद शांति देवी अपने पूरे कपड़े निकालकर वहां पर सिंदूर से कुछ सिंबल्स बनाने लगी और वहां पर कुछ मंत्र उच्चारण करने लगी। अब ये 6-7 जो लड़के झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे, ये लोग बाहर निकल करके आए और इन्होंने तुरंत जाकर के शांति देवी को पकड़ लिया और फिर इन दोनों को वहां पर पीटने लगे। ये लोग एकदम श्योर हो चुके थे कि गांव में जितने भी बच्चों की डेथ हुई है या जितनी भी आकस्मिक मौतें हुई है, उन सब का रीजन यही शांति देवी थी। उनमें से 2 लड़कों ने पूजा करते हुए उस हॉल्ट में शांति देवी का वीडियो भी बना लिया था ताकि प्रूफ रह सके कि शांति देवी शमशान के अंदर कुछ पूजा या फिर तंत्र क्रिया कर रही थी। इसके बाद इन लोगों ने शांति देवी को कुछ कपड़ा ओढ़ाया और फिर पीटते हुए शांति और उस आदमी को गांव के अंदर ले गए। अब शांति का सच सबके सामने आ चुका था और पूरा गांव उसे भला बुरा कहने लगा था। उसका गुनाह माफी के लायक नहीं था और वो रंगे हाथ पकड़े जा चुकी थी, जिसके बाद उसके बच्चों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था। शांति की अब इस गांव में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। अब ना ही वो इस गांव में तंत्र क्रिया कर सकती थी और ना ही इस गांव में रह सकती थी, क्योंकि उसके बच्चों ने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इस चीज से परेशान होकर के शांति ने एक कदम उठाया। उस गांव में एक पुराना खंडर था जहां पर कोई भी नहीं जाता था, तो शांति देवी ने वहां जाकर के फांसी लगा ली और अपनी जान ले ली। उसके फांसी लगाने के बाद इस गांव में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल था, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब ये तंत्र क्रियाएं करने वाले लोग मरते हैं तो ये पिशाच या फिर चुड़ैल बनते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि शांति देवी ने मरने से पहले कहा था कि जितने भी लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हालांकि शांति के मरने के बाद इस गांव में मौतों का सिलसिला बंद हो चुका था और इस गांव में शांति आ चुकी थी, लेकिन कब तक रहेगी ये बात कोई भी नहीं जानता। जिन्होंने हमें ये कहानी सुनाई है उनका कहना है कि अभी तक तो इस गांव में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन आगे अगर कोई भी अपडेट आएगी तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो और ये स्टाइल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।